1939 में हिटलर पश्चिम से पोलैंड पर हमला करता है और स्टालिन पूर्व से हमला करता है। दोनों मिलकर देश को आपस में बांट लेते हैं। पोलिश सेना का अफसर यानुश सोवियत सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उससे एक कागज पर साइन करने को कहा जाता है जिसमें लिखा है कि वह जासूस है। यह झूठ होता है, इसलिए यानुश साइन करने से मना कर देता है। तभी सैनिक उसकी पत्नी को लाते हैं जिसे बहुत ज्यादा यातना दी गई होती है। वह मजबूरी में यानुश को जासूस बता देती है। यानुश रोते हुए इनकार करता है, लेकिन सैनिक उसके सामने एक दस्तावेज दिखाते हैं जिस पर उसकी पत्नी के साइन होते हैं और जिसमें उसके झूठे अपराध लिखे होते हैं। 1940 में साइबेरिया में यानुश और कई कैदियों को एक लेबर कैंप ले जाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि पूरा साइबेरिया ही उनकी जेल है, क्योंकि चारों तरफ इतनी खतरनाक प्रकृति है कि भागने वाला कोई जिंदा नहीं रह सकता। जो भागते हैं उनके सिर पर इनाम रखा जाता है, इसलिए स्थानीय लोग भी उन्हें मार सकते हैं। इसके बाद सभी कैदियों के सिर मुंडवा दिए जाते हैं। खाने के समय उन्हें बहुत छोटी कटोरी में पतली सी सूप जैसी चीज मिलती है। कई लोगों को विटामिन की कमी से रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। स्मिथ से गलती से खाना गिर जाता है। एक भूखा कैदी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ उस पर पैर रख देता है ताकि कोई न ले सके। यानुश को उस आदमी पर दया आती है और वह अपना खाना उसके साथ बांट लेता है। स्मिथ यानुश को डांटता है और कहता है कि यहाँ दया दिखाना जानलेवा हो सकता है। स्मिथ के जाने के बाद कबार्फ यानुश को बताता है कि स्मिथ एक अमेरिकी है जिसे सिर्फ विदेशी होने की वजह से पकड़ लिया गया था। यानुश बताता है कि उसे झूठे जासूसी आरोप में 20 साल की सजा मिली है। कबार्फ बताता है कि वह एक अभिनेता है और एक फिल्म में अमीर आदमी का किरदार निभाने की वजह से गिरफ्तार हुआ था। डॉर्मेट्री में वाका पैसे के लिए ताश खेल रहा होता है। कबार्फ यानुश को बताता है कि ये लोग पेशेवर अपराधी हैं और गार्ड इन्हें सब चलाने देते हैं, इसलिए सब इनसे डरते हैं। कुछ और कैदियों को जबरन मजदूरी के लिए पकड़ा गया था। यानुश भागने की संभावना के बारे में सोचता है, लेकिन कबारोव कहता है कि यह नामुमकिन है और चेतावनी देता है कि स्टालिन की नजर और कान हर जगह हैं। उसी समय वाका एक दूसरे कैदी से उसकी जैकेट मांगता है। जब वह आदमी उसका विरोध करने की कोशिश करता है तो वाका चाकू निकालकर उसे मार देता है। इसके बाद दूसरे लोग उस आदमी का स्वेटर उतार लेते हैं और वाका को दे देते हैं। वाका उस स्वेटर से अपना कर्ज चुकाता है। दिन बीतते जाते हैं और यानुश कैंप की जिंदगी का आदी हो जाता है। कैदियों को बर्फ में खदानों में काम करना या लकड़ी काटनी पड़ती है। उन्हें बहुत कम खाना मिलता है और सोने की जगह बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। नए कपड़े भी नहीं दिए जाते, इसलिए एक कैदी अपनी टूटी जूतियों को मोमबत्ती के मोम से ठीक करता है। एक रात यानुश को अपने कपड़ों में जुएं मिलती हैं। कबार कहता है कि उसके पास एक पुराना घरेलू उपाय है और वह यानुश को बाहर ले जाता है। उसी समय उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह खदानों की होती है। कबार कुछ कपड़े बर्फ में दबा देता है। यानुश पहरे की मीनारों की तरफ देखता है और भागने के बारे में सोचता है। कबार बताता है कि उसका दोस्त लेजर शायद उन्हें बाहर निकलने में मदद कर सकता है, इसलिए वे भागने की योजना पर बात करने लगते हैं। उनके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता दक्षिण की ओर मंगोलिया जाना होता है। इसके लिए उन्हें खाना इकट्ठा करना होगा और पतझड़ के मौसम का इंतजार करना होगा। इसके बाद कबारोव सिगरेट के बदले खाना लेना शुरू करता है और उसे फर्श की ढीली पट्टी के नीचे छिपा देता है। यानुश दबाए गए कपड़ों को देखता है और पाता है कि सारी जुएं वहीं इकट्ठा हो गई हैं। कुछ समय बाद सैनिक कैदियों को काम पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी बर्फीले तूफान की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग गिर पड़ते हैं। सैनिक कैदियों को जमीन पर लेटने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वे मरें या जिएं। जब स्मिथ शिकायत करता है तो उसके सिर पर बंदूक तान दी जाती है, लेकिन वह सैनिक को अनदेखा करके जंगल की ओर चलने लगता है। फिर सैनिक पूरे समूह को जंगल में शरण लेने के लिए ले जाने का फैसला करते हैं। कैदी जल्दी जल्दी टहनियां इकट्ठा करके एक छोटा सा आश्रय बनाते हैं और स्मिथ को भी अपने साथ शामिल होने को कहते हैं। अगले दिन स्मिथ और यानुश उन कई कैदियों में होते हैं जिन्हें खदानों में काम करने के लिए चुना जाता है। वहां उन्हें लगातार खांसी से जूझना पड़ता है, क्योंकि सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। खदान में काम करते समय उन्हें गिरते हुए मलबे से बचने के लिए तेजी से हिलना डुलना पड़ता है। हवा की कमी से यानुश गिर पड़ता है और उसे अपने घर के भ्रम दिखने लगते हैं। वह उसे सच समझकर उसकी ओर बढ़ने लगता है और लगभग असली दुनिया में खदान के बाहर निकल ही जाता है। तभी एक पहरेदार उसे गोली मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन समय रहते स्मिथ उसे पीछे खींच लेता है। धन्यवाद के तौर पर यानुश स्मिथ को कबार की भागने की योजना बताता है। स्मिथ कहता है कि कबार सालों से नए कैदियों को ऐसे ही झूठे वादों से फंसाता आया है। फिर भी अगर यानुश भागना ही चाहता है तो स्मिथ उसके साथ जाने को मान जाता है। उस रात यानुश कबार को बिस्तर से खींचकर बाहर लाता है और दिखाता है कि तूफान इतना तेज है कि उनके पैरों के निशान छिप सकते हैं, इसीलिए अभी निकलना सही रहेगा। लेकिन कबार बहाने बनाता है और कहता है कि अभी खाना भी पूरा नहीं है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। यानुश को उसके किस्सों पर शक होने लगता है। तभी वाका उन्हें देख लेता है और वे वापस अंदर चले जाते हैं। इधर आंद्रेयास को पता चलता है कि काजिक अपनी रात की अंधता छिपा रहा है। काजिक कहता है कि दिन में उसे सब साफ दिखता है,
और रात में वह आंद्रेयास का कंधा पकड़कर चल सकता है। वह आंद्रेयास से अपना राज छुपाए रखने को कहता है ताकि वह भी भागने की योजना में शामिल रह सके। इस बीच स्मिथ अपनी सोने की घड़ी लेजर को देता है बदले में भागने की जानकारी लेने के लिए। लेजर बताता है कि उन्हें जनरेटर बंद करना होगा जिससे 10 मिनट के लिए अंधेरा हो जाएगा और वे भाग सकेंगे। यह काम आखिरी पहरे की ड्यूटी बदलते समय करना होगा। जब सब सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं तभी वाका अचानक यानुश पर झपटता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह बताता है कि उस पर जुए का बहुत कर्ज है, इसीलिए वह भी भागना चाहता है। जान के डर से यानुश उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। आखिरकार समय आने पर कैदी जनरेटर बंद कर देते हैं और बाढ़ की कुछ तारें काटकर बाहर निकल जाते हैं। अलार्म तुरंत बज जाता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से पहरेदारों को ठीक से दिखाई नहीं देता और बर्फ में उनके पैरों के कोई निशान भी नहीं मिलते। वे कुत्तों के साथ जंगल में घुसते हैं ताकि कुत्तों की सूंघने की ताकत से भागे हुए कैदियों को ढूंढ सकें। सातों कैदी जंगल में जितनी तेज हो सके दौड़ते हैं। कुछ समय बाद वे बहुत थक जाते हैं। तब यानुश उन्हें याद दिलाता है कि कुत्ते उनसे ज्यादा तेज हैं और उन्हें चलते रहना होगा। वे फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बर्फ इतनी तेज होती है कि आंखों के सामने कुछ दिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ लोग रुककर शरण लेना चाहते हैं। यानुश मना कर देता है और कहता है कि यही तूफान पहरेदारों को उन्हें पकड़ने से रोकेगा। वह वाका का चाकू लेता है और पेड़ों की छाल काटकर पट्टियां बनाता है। वे इन्हें चेहरे पर बांध लेते हैं ताकि बर्फ से बच सकें। अब वे बिना दिक्कत के चल पाते हैं। कुछ समय बाद जब तूफान रुक जाता है तो समूह थोड़ा आराम करता है और अपना सारा सामान इकट्ठा करता है। यानुश देखता है कि वाका ने कबार की जैकेट पहन रखी है। वाका बताता है कि कबार लगभग उन्हें धोखा देने वाला था, लेकिन उसने उसे चुप करा दिया और उसका सारा खाना ले लिया। जब वे फिर से चलना शुरू करते हैं तो स्मिथ चुपचाप यानुश से कहता है कि वाका को साथ लेना शैतान से सौदा करने जैसा है। दूर से उन्हें भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वे सिर्फ भेड़िए होते हैं। दिन बीतते जाते हैं और यानुश काई और सूरज की रोशनी देखकर रास्ता तय करता है। वाका इससे बहुत प्रभावित होता है और वादा करता है कि वह हमेशा यानुश की रक्षा करेगा। अगली बार रुकने पर यानुश बताता है कि उन्हें पास की झील तक पहुंचने में अभी 3 या 4 हफ्ते लगेंगे। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा है, इसलिए उन्हें शिकार या मछली पकड़नी होगी। वाका खेतों में लूट करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं। इस बीच काजिक लकड़ी ढूंढने जाता है, लेकिन रात हो जाती है और उसकी रात की नज़र कमज़ोर होने लगती है, जिससे वह रास्ता भटक जाता है। वह इधर उधर घूमता रहता है। ठंड की वजह से उसे भ्रम होने लगता है। उसे अपने पुराने शिक्षक अपने पास दिखाई देते हैं और दूर एक शहर दिखता है। उसे लगता है कि वे मंजिल पर पहुंच गए हैं। जब बाकी लोग उसे ढूंढते हैं तो वे टूट जाते हैं यह देखकर कि काजिक कैंप से सिर्फ कुछ मीटर दूर ठंड से जमकर मर चुका है। समूह उसे दफनाता है और उसके लिए कुछ शब्द कहता है। हालांकि वाका सबको परेशान करता है और कहता है कि अब एक आदमी कम हो गया है, यानी एक मुंह कम खाना खाएगा। कुछ हफ्तों बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग खाने के लिए कीड़े और घोंसलों से अंडे उठाने लगते हैं। वे इतने थक चुके होते हैं कि आगे चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक गुफा में शरण लेते हैं। वहाँ टॉमस अपना दिमाग ठीक रखने के लिए दीवारों पर चित्र बनाने लगता है। एक रात वाका यानुश से पूछता है कि सबसे पहले कौन मरेगा, और ऐसी बातें करता है जिनसे इंसान का मांस खाने का इशारा मिलता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। सब आदमी लाठियां लहराते हुए चिल्लाते हैं और भेड़ियों को भगा देते हैं। इसके बाद यानुश देखता है कि उसके साथी उस जानवर के शरीर से सीधे ही खाने लगते हैं, जैसे जंगली लोग। इस सबसे तंग आकर यानुश अकेले झील खोजने का फैसला करता है। वह बाकी लोगों से कहता है कि अगर वह 1 हफ्ते में वापस न आए तो वे उसके बिना ही आगे बढ़ जाएं। काफी देर चलने और बारिश से छिपने के बाद यानुश को फिर से भ्रम होने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस कैंप में लौटता है और बताता है कि उसे झील मिल गई है। इस सफर से उबरने के बाद पूरा समूह साथ निकलता है और 3 दिन चलकर झील तक पहुंच जाता है। थोड़ा साफ सुथरा होने के बाद वे सीमा की ओर बढ़ते हैं। जंगल से गुजरते समय उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे उस व्यक्ति को घेर लेते हैं और वाका लगभग हमला कर देता है, लेकिन यानुश उसे समय पर रोक लेता है। वह रहस्यमय व्यक्ति एक पोलिश लड़की होती है जिसका नाम ईना है। वह एक रूसी खेत से भागी होती है और खाना व सुरक्षा पाने के लिए उनका पीछा कर रही थी। यानुश उसे साथ ले जाना चाहता है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास खाना कम है और वह उन्हें धीमा कर देगी। बाद में लोग कीचड़ में फंसे एक जानवर को पकड़ लेते हैं ताकि रात का खाना बना सकें। तभी आंद्रे कुछ देखता है और चुपचाप समूह से अलग हो जाता है। शाम को वह ईना के साथ लौटता है और अब उसे उनके साथ चलने की इजाजत मिल जाती है। अगली सुबह वे कुछ चीजें मिलाकर साबुन बनाते हैं और आखिरकार अपने सारे कपड़े धो पाते हैं। वे सब अच्छी तरह दाढ़ी भी बनाते हैं, लेकिन वाका किसी की मदद नहीं लेता और खुद ही दाढ़ी करता है। कुछ समय बाद वे देखते हैं कि झील का एक हिस्सा जमी हुई बर्फ से ढका है। बर्फ पतली और कमजोर लगती है, लेकिन फिर भी ईना उस पर दौड़कर पार चली जाती है। यह देखकर बाकी लोगों का हौसला बढ़ता है और वे भी उसके पीछे चलते हैं। वे कुछ बार फिसलते और गिरते हैं,
लेकिन सभी सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब वे आगे का सफर जारी रख सकते हैं। जंगल से गुजरते समय स्मिथ ईना से उसके अतीत के बारे में पूछता है। ईना बताती है कि उसके माता पिता को रूसी सैनिकों ने मार दिया था, लेकिन स्मिथ उसकी बातों में कुछ गड़बड़ियां देखता है और समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। असल में वह जार्म इलाके से है। स्मिथ अभी इस बात को छोड़ देता है, लेकिन उससे वादा करवाता है कि वह दोबारा झूठ नहीं बोलेगी। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक कस्बा दिखाई देता है और वे सोचते हैं कि चुपके से अंदर जाकर खाना ले लें, लेकिन फिर तय करते हैं कि पहचान लिए जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे जंगल के रास्ते से ही उसे घेर कर निकलेंगे। शाम को समूह को पता चलता है कि वाका गायब है और सब सोचने लगते हैं कि कहीं उसने धोखा तो नहीं दिया। तभी वाका वापस आता है और स्मिथ गुस्से में उस पर झपट पड़ता है और उसे गालियां देता है। वाका अपना बैग खाली करता है जिसमें कई मरे हुए जानवर होते हैं। वह मानता है कि उसे एक कुत्ता भी मारना पड़ा, लेकिन कहता है कि यही उनके जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। वह एक शराब की बोतल भी निकालता है जो उसने चुराई होती है और कहता है कि आज उसका जन्मदिन है। खाने के दौरान वाका एक पारंपरिक लोक गीत गाने लगता है और ईना भी उसके साथ गाने लगती है। इससे वाका समझ जाता है कि ईना भी उसी की तरह सड़कों पर रही है। अब सब जान जाते हैं कि वह झूठ बोल रही थी, तो ईना अपनी असली कहानी बताती है। उसके माता पिता पोलिश कम्युनिस्ट थे जो क्रांति के लिए काम करने मॉस्को चले गए थे। 1937 में उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बच्चों को अनाथालय भेज दिया गया। जब ईना के भाई की मौत हो गई तो उसने भागने का फैसला किया। अगले दिन उनका सफर फिर से शुरू होता है और रास्ते में उन्हें मच्छरों से बहुत परेशानी होती है। मच्छरों के ज्यादा काटने से उनके चेहरे सूज जाते हैं और बिगड़ से जाते हैं। जब वे कुछ स्थानीय लोगों को चलते हुए देखते हैं तो ध्यान देते हैं कि मच्छर उनका पीछा नहीं कर रहे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें छिपकर रहना होता है, लेकिन जोरोन बाहर निकलकर एक आदमी से इसका राज पूछने का फैसला करता है। वह आदमी उसे एक हार देता है जिससे मच्छर दूर रहते हैं। अब पूरा समूह बिना परेशानी के आगे बढ़ पाता है और दिन बीतते हैं और यानुश सबसे बातें करके उनकी कहानियां जानता है। आंद्रेयास एक पादरी है, टॉमस एक पेस्ट्री शेफ है जो कलाकार बनना चाहता है, जोरोन एक अकाउंटेंट है जिसे क्रेमलिन की फोटो लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था, स्मिथ एक इंजीनियर है जो मंदी के समय रूस आ गया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई थी। अगले आराम के दौरान ईना स्मिथ के पैरों के जख्मों की देखभाल करती है और अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाती है। आखिरकार वे रेल की पटरियों तक पहुंचते हैं। यानुश बताता है कि सीमा दूसरी तरफ है और वहां तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगेंगे। इस इलाके में बहुत से किसान और पहरेदार हैं, इसलिए उन्हें रात के अंधेरे में ही पार करना होगा। इंतजार करते समय वाका लगातार अपने गले में लटके क्रॉस को देखता रहता है। जोरोन उसका मजाक उड़ाता है कि उसके शरीर पर स्टालिन का टैटू बना है। इस पर वाका उस पर झपट पड़ता है और बात बढ़ने से पहले बाकी लोग दोनों को अलग करते हैं। कुछ घंटों बाद समूह खुशी खुशी मंगोलिया की सीमा पार कर लेता है, लेकिन वाका स्टालिन का वफादार होता है, इसलिए वह रूस में ही रुकने का फैसला करता है। वह और यानुश हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर अलग हो जाते हैं। समूह अच्छे मूड में रेगिस्तान से होते हुए राजधानी की ओर बढ़ता है, लेकिन उनका मूड फिर खराब हो जाता है जब वे एक बोर्ड देखते हैं जिससे पता चलता है कि मंगोलिया अब कम्युनिस्ट नियंत्रण में है। वे शहर जाने की बजाय रेगिस्तान में ही रुकते हैं और आखिरकार उन्हें एक बौद्ध मंदिर मिलता है। यह सोचकर कि भिक्षु तटस्थ होंगे वे अंदर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि मंदिर पूरी तरह तबाह किया गया है। जमीन में दबे कई खोपड़ियां मिलने पर आंद्रे बताता है कि रूस में भी यही हुआ था। वहां पादरियों को गोली मार दी गई या गिरफ्तार कर लिया गया और धर्म पर रोक लगा दी गई थी। आंद्रे बताता है कि उसका चर्च भी इसी तरह तोड़ दिया गया था और जब उसने उसे उस हालत में देखा तो गुस्से में आकर उसने एक बहुत छोटे पहरेदार को मार दिया था। समूह आपस में बात करता है और तय करता है कि अब भारत पहुंचने के लिए उन्हें चीन से होकर जाना होगा। अगले कुछ हफ्तों तक वे तेज धूप में रेगिस्तान के बीच लगातार चलते रहते हैं। एक दिन अचानक घुड़सवारों का एक समूह उन्हें घेर लेता है। तब वे खुद को तिब्बत जा रहे अमेरिकी तीर्थयात्री बताते हैं। किस्मत से घुड़सवार उनकी बात मान लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही लोग एक युवा सवार को भेजते हैं जो उन्हें पानी की एक थैली दे देता है। दिन बीतते जाते हैं। वे पेड़ों की टहनियों और कपड़े के टुकड़ों से अपने सिर और पैरों को धूप से बचाते हैं। पानी बहुत सोच समझ कर पीते हैं, लेकिन फिर भी पानी खत्म हो जाता है। स्मिथ को दूर कुछ पेड़ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन यानुश बताता है कि वह सिर्फ मृग तृष्णा है और उन्हें दक्षिण की ओर चलते रहना चाहिए। जब स्मिथ घबरा जाता है तो बाकी लोग उसे शांत करते हैं और उसकी बात मानने का फैसला करते हैं। थोड़ा और चलने के बाद वे अपने ऊपर एक पक्षी उड़ते हुए देखते हैं, जिससे साबित होता है कि वे भ्रम में नहीं थे। सभी उत्साहित हो जाते हैं और तेजी से दौड़ते हैं जब तक कि उन्हें एक कुआं नहीं मिल जाता। वे खूब पानी पीते हैं और वहीं रात बिताते हैं। सुबह वे जितनी हो सके उतनी बोतलें और बर्तन पानी से भर लेते हैं और फिर से दक्षिण
दक्षिण की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दिन बाद वे एक भयानक रेत के तूफान में फंस जाते हैं। वे पास के एक टीले के पास भागकर जितना हो सके खुद को बचाते हैं। सौभाग्य से वे जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनका सारा पानी खो जाता है और इनाफ टॉमस बहुत बीमार हो जाते हैं। स्मिथ वापस कुएं पर लौटना चाहता है, लेकिन यानुश कहता है कि बिना किसी निशान वाली जमीन में उसे ढूंढना नामुमकिन है। सफर जारी रहता है और प्यास कम महसूस करने के लिए लोग पत्थर चूसने लगते हैं। तभी इना अचानक गिर पड़ती है। सब देखते हैं कि उसके पैर सूज गए हैं। वह कहती है कि वह सबके लिए बोझ बन रही है, लेकिन बाकी लोग उसे छोड़ने से साफ मना कर देते हैं। वे फिर से चलना शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद इना फिर गिर जाती है। फिर भी वह रुकने से इनकार कर देती है। आंद्रेयास इना को अपनी गोद में उठाकर चलने लगता है। कुछ घंटों बाद इना उससे कहती है कि उसे नीचे उतार दे। वह सबको आखिरी बार देखती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग उसे रेत में दफनाते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दिन बीतने के साथ उनके पैरों के जख्म और भी खराब हो जाते हैं। टॉमस सबका हौसला बनाए रखने के लिए सबके चित्र बनाता है और इना की मुस्कान का एक बहुत सुंदर चित्र बनाता है। यही उसकी आखिरी रचना होती है, क्योंकि थोड़े समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसे भी उसी तरह दफनाया जाता है। कुछ दिनों बाद यानुश को दूर पहाड़ियां दिखाई देती हैं और वह कहता है कि वहां पानी मिल सकता है। स्मिथ इतना थक चुका होता है कि आगे चलने से मना कर देता है और कहता है कि उसे वहीं छोड़ दिया जाए। यानुश जोरोन और आंद्रे को आगे भेज देता है और खुद स्मिथ के साथ रुक जाता है, जो जमीन पर गिर पड़ा होता है। शाम तक यानुश किसी तरह स्मिथ को खींचकर अपने साथियों के कैंप तक ले आता है, लेकिन दुर्भाग्य से जोरोन और आंद्रे को पानी नहीं मिला होता। अगली सुबह जोरोन की नींद तब खुलती है जब उसे अपने पैरों के बीच एक सांप रेंगता हुआ महसूस होता है। वह उसका पीछा करता है और एक छोटी सी पानी की गड्ढी ढूंढ निकालता है। सभी लोग जमीन पर लेटकर वहीं पानी पीते हैं और थोड़ा सा पानी स्मिथ के मुंह में भी डालते हैं, क्योंकि वह हिल नहीं पा रहा होता। फिर वे सांप को मारकर दोपहर के खाने के लिए पका लेते हैं। खाते समय आंद्रेयास का एक दांत टूट जाता है। उस रात स्मिथ यानुश से कहता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाए और यह उसके बेटे के साथ जो हुआ उसकी सजा है, लेकिन यानुश उसे छोड़ने से मना कर देता है और बताता है कि उसे अभी भी अपनी पत्नी से दोबारा मिलने की उम्मीद है। अगले दिन स्मिथ में फिर से चलने की ताकत आ जाती है और किस्मत से उन्हें एक नदी मिल जाती है। इससे उन्हें काफी ताकत मिलती है और वे पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार वे चीन की महान दीवार पार करके हिमालय पहुंच जाते हैं। इन बर्फीले पहाड़ों में उन्हें एक छोटा सा स्मारक मिलता है जो तिब्बत की सीमा दिखाता है। कुछ समय बाद एक भिक्षु उन्हें मिलता है जो बताता है कि भारत पास ही है और फिर उन्हें अपने बौद्ध मठ में ले जाता है। आखिरकार उन्हें फिर से ढंग का खाना खाने को मिलता है। मठ का प्रमुख भिक्षु उन्हें बताता है कि भारत जाने के लिए उन्हें बसंत तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बर्फीला तूफान उनकी जान ले सकता है। सोने से पहले यानुश कहता है कि उन्हें अभी निकल जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग भिक्षु की बात मानते हैं और रुकने का फैसला करते हैं। फिर वे अपने भविष्य के बारे में बताते हैं। आंद्रेयास जर्मनी और रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहता है। जोरोन टॉमस की बनाई तस्वीरों को किसी अखबार तक पहुंचाना चाहता है। यानुश पोलैंड वापस नहीं जा सकता, इसलिए वह बस चलते रहने का फैसला करता है। स्मिथ अपने घर लौटना चाहता है, इसलिए वह दक्षिण पश्चिम चीन जाएगा, जहां भिक्षुओं का एक संपर्क उसे चोरी छिपे अमेरिका भेज देगा। अगली सुबह यानुश अकेले निकलने का फैसला करता है। जब जोरोन और आंद्रेयास को यह पता चलता है तो वे स्मिथ से अलविदा कहते हैं और यानुश के पीछे चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद ये तीनों आखिरकार भारत पहुंच जाते हैं, जहां स्थानीय लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और तुरंत मदद की पेशकश करते हैं। अगले 50 सालों तक यानुश दुनिया भर में घूमता रहता है। 1989 में आखिरकार पोलैंड आजाद हो जाता है। यानुश अपने पुराने घर पहुंचता है और छुपी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर उसे अपनी पत्नी इंतजार करती हुई मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।